देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विनायक है और मैं धौलपुर का निवासी हूँ। काफ़ी दिनों पहले मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था। भले ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का यह बड़ा ही खौफनाक किस्सा था। वैसे तो प्रतिदिन मैं अपने घर लौटा करता था, लेकिन आज आने में थोड़ी ज़्यादा ही देरी हो गई और ऊपर से पैदल चढ़ना पड़ता, क्योंकि शाम होते ही गाड़ियों का आगमन बंद हो जाता। वरना हमेशा मैं रिक्शा पकड़कर ही अपने घर आसानी से लौट जाता था। खैर, अब देरी हो गई तो मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप आगे की तरफ बढ़ता रहा और इतने में ही मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। जब मैंने फ़ोन देखा तो मैंने पाया कि फ़ोन पर शालू थी, जो मेरी गर्लफ्रेंड है। फ़ोन के उठाते ही उसने मुझे गुस्से से कहा, कहाँ हो तुम और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तभी मैं बड़े आराम से बोला, अरे यार क्या बताऊँ, आज तो घर आने में ही देर हो गई और काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब देर हो गई। किसी तरह मैंने उसके गुस्से को शांत किया और अपने टाइम पास के लिए प्रेम भरी बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। बस कुछ कदम आगे गया ही था कि एक परछाई मेरे साथ साथ चलने लगी। उस रास्ते के अगल बगल में स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी और उन लाइटों की रोशनी में उसे आसानी से देख पा रहा था। उस परछाई का आकार विशाल हो रहा था। कुछ देर तक तो मैं यूं ही देखता रहा, लेकिन बाद में जब मैंने अपनी नज़र घुमाई तो वहाँ कोई नहीं था। वापस जब मैं अपने रास्ते की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि अब वो परछाई भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था, गर्मी काफ़ी थी और ऊपर से चारों तरफ पानी का कोई नामो निशान नहीं था। इतने में ही मेरी नज़र गन्ने के जूस वाले एक आदमी पर गई। इस गर्माहट भरी रात में जहाँ हवा तो चल रही थी, लेकिन मेरे कदमों को पटकते पटकते मेरा गला सूख गया था। तो मुझे मन होने लगा कि मैं एक गिलास जूस पी लेता हूँ। तभी मैं उस गन्ने के जूस वाले भाई साहब के पास पहुँचा और आराम से बोला, भाई साहब ज़रा एक गिलास जूस बना दीजिए। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो वैसे ही बैठा रहा। शायद उसे नींद आ चुकी थी और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक बार फिर हल्की सी आवाज़ में कहा, भाई साहब क्या आप एक गिलास जूस बना सकते हैं? उसने अपनी मुंडी को हिलाया और उस जूस वाले की करतूत मुझे बड़ी ही अजीब लग रही थी। उसके चलने का ढंग और काम करने का अंदाज भी सब कुछ एकदम अलग था। पता नहीं कैसा इंसान था वो। खैर, मुझे सिर्फ जूस से मतलब था, तो मैंने भी उसकी इन हरकतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप उसके बगल में पड़े एक बेंच पर बैठ गया। तकरीबन 3 या 4 मिनट के बाद उसने एक गिलास जूस बना दिया। जहाँ इस वक्त मुझे ठंडी जूस की बेहद आवश्यकता थी, तो मैंने देखा कि उस गिलास के अंदर ठंड का कोई नामो निशान ही नहीं था। किसी उबलते हुए पानी की तरह वो जूस मेरे हाथ में था। मैं उस जूस वाले को तिरछी नज़र से घूरते बोला, भाई साहब मैं ठंडा पीना चाहता था, लेकिन तुमने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। इस पर उसने एक बार फिर एक घूंट पीने को कहा। और फिर क्या था, जब मैंने पहले घूंट कट के तो मुझे एहसास हुआ कि सच में ये बेहद ठंडा जूस था। लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा था मानो इस जूस से ठंड का कोई नामो निशान ही नहीं है। बड़ा ही अजीब बंदा था और साथ ही इसके द्वारा यूज की जाने वाली सभी चीज़ें भी इसी की तरह अनोखी लग रही थी। फिर मैं कुछ देर तक अपना सिर कुचलता रहा। बाद में मैंने सारा जूस कटक लिया, लेकिन इस जूस से मुझे घबराहट होने लगी। अचानक ही ऐसा लगने लगा मानो मुझे उल्टी होने वाली है। पहले तो मैंने उस जूस वाले को उसके पैसे दे दिए और फिर अपनी चप्पल पहनकर मैं आगे की तरफ चलने लगा। लेकिन इसी बीच जब मुझे उल्टी जैसा एहसास होने लगा तो मैं एक नाली के पास बैठकर उल्टियाँ करने लगा। लेकिन मैंने देखा कि मेरे शरीर के अंदर से निकलने वाले कचरे में कुछ हड्डी जैसी बाहर निकल रहे थे। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे शरीर में कमज़ोरी होने लगी है, जिस कारण पेट के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर निकल रही हैं। लेकिन बाद में अनुभव हुआ कि असलियत में ये मेरे पेट की हड्डियां नहीं हैं, बल्कि जूस पीने के बाद जो मुझे उबाकियाँ उड़ रही थी, ये उसी का परिणाम है। यानी कि उस जूस के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ था। कुछ देर तक तो मैं वहीं बैठा रहा, लेकिन अब मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो मुझे किसी भी हालत में उस जूस वाले से बदला लेना था, जिसने मुझे सड़ा हुआ जूस पिलाया था। मैं गुस्से से लथपथ होकर उसकी तरफ चल पड़ा, मगर जब मैं एक मोड़ को पार करता हुआ उस जगह तक पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा पूरा का पूरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया।
मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस वक्त जो दृश्य मेरी आंखें देख रही हैं वो वास्तविक है, क्योंकि ना ही तो मुझे वहाँ कोई जूस वाला दिख रहा था और ना ही किसी की खोज। फिर मुझे लगा शायद वो जूस वाला यहाँ से निकल चुका होगा। मैं इधर उधर भटकता रहा, लेकिन मेरे कमज़ोर पड़ने वाले शरीर ने अब मेरा साथ देना तक छोड़ दिया। थकावट के कारण अब मेरा चल पाना भी मुश्किल था। किसी गाड़ी और ऑटो का इंतज़ार करते हुए मैं सड़क के बगल में बैठ गया। क्या पता किस्मत अच्छी हो तो कोई साधन मिल जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे एक रोशनी दिखी और उस रोशनी को देखते ही मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया ताकि कोई मेरी मदद कर सके। फिर ठीक से देखने पर मुझे पता चला कि यह एक पुरानी ऑटो थी जिसके अंदर पहले से ही एक आदमी बैठा था। तो मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखाया और उसे रोकने लगा। शायद उस आदमी का पहले से ही प्लान था कि वो मुझे लिफ्ट देगा, और ऐसा ही हुआ। मेरे करीब आकर उसकी ऑटो एकदम से रुक गई और मैं गंभीर अवस्था में था तो उसकी ऑटो में बैठ गया। और उसकी ऑटो में बैठते ही एक बार फिर भयानकता का एक दौर शुरू हो गया। भले ही इस ऑटो में मैं बिना कुछ सोचे समझे बैठा था, लेकिन सोचने और समझने का वक्त जा चुका था। अब समय था तो सिर्फ डर और दहशत का। दौड़ती हुई ऑटो जो एक शमशान घाट की तरफ चल पड़ी। मैं उस शमशान घाट के रास्ते को अच्छे से जानता था और मैंने सुना भी था कि कोई भी इंसान उस भयानक शमशान के अंदर से जिंदा नहीं बच पाता। ये सुनने में जितना डरावना लगता है, असल में जब मैंने उस शमशान घाट के नज़ारे को देखा तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं था। जब बगल में बैठे उस इंसान पर मेरी नज़रें पड़ी तो मेरा गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान तक पहुंच गया। असल में मेरे बगल में बैठा ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही गन्ने का जूस वाला आदमी था जिसकी वजह से मेरी बुरी हालत हुई थी। और फिर जब मेरी नज़र ड्राइविंग करने वाले आदमी पर गई तो मैं अचंभित रह गया। दरअसल जो ऑटो ड्राइव कर रहा था वो भी यही जूस वाला था। शायद मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ है और मैं यही सोचकर अपनी आंखों को मसलने लगा। जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि जिस ऑटो के अंदर अभी भी मैंने सफ़र तय किया था वो ऑटो धूल के अंदर अब गड़ चुकी थी। शमशान घाट के अंदर उस ऑटो का एक अलग ही सीन था। ऐसा लग रहा था मानो ये लोह अब काफ़ी पुराना हो चुका है और गन्ने का जूस वाला वो आदमी भी वहाँ से गायब हो चुका था। इसी बीच पीछे से आवाज़ आई, मैं इधर हूँ। तभी मैंने डरी सहमी आवाज़ में कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। मेरे अंदर गुस्से की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस वक्त मेरा पाला जिन चीज़ों से पड़ा हुआ था वो कोई आम चीज़ें नहीं थी, बल्कि शैतानों की एक विशाल बस्ती थी जो मुझे कभी भी इस दुनिया से पूरी तरह से अलग कर सकती थी। इसलिए अब तक मैं खामोश रहा, क्योंकि मेरी एक आवाज़ मेरी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती थी। मेरे पास ज़िंदगी बचाने का कोई और रास्ता भी नहीं था, तो मैं बस उन शैतानों के सामने हाथ जोड़ता रहा। लेकिन इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद भी वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो मेरी मदद करे या फिर इस भयानक जगह से मुझे मुक्त कर सके। इतना तो मुझे पता चल चुका था कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो खुद को ही यहाँ से निकालने का कोई रास्ता बनाना होगा। इसी बीच मुझे उस शमशान घाट के अंदर से एक बहुत ही बुढ़ा सा आदमी मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी के दांत लगातार टकराए जा रहे थे। वो टकराते हुए दांतों के साथ बोला, तुम्हें जो शैतान यहाँ लेकर आया है वो बहुत ही जल्दी तुम्हारी बलि देने वाला है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और फिर ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगा और इसी बीच वो भागकर वहाँ से निकल गया। बड़ा ही अजीब आदमी था। बस कुछ ही शब्दों में उसने मुझे ये समझा दिया कि मैं मौत के मुंह में हूँ और अब यहाँ से निकलना ही मेरी सलामती है। एक ही बार में मैंने अपने शरीर के पूरे जोर को इकट्ठा किया और वहाँ से भागने लगा। लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि उस जगह से बहुत तेज भागने के बाद भी मैंने अपने आप को उस स्थान पर खड़ा पाया। अब मैं समझ चुका था कि यह किसी माया का छल है जो मुझे अपने जाल में जकड़ चुका है। मैं बार बार इसी कोशिश को अंजाम देता रहा, लेकिन विफलता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, तो मैं उस बुढ़े आदमी की तलाश करने लगा जो कुछ देर पहले ही मुझे सावधान करने निकला था। उस आदमी को ढूंढने के बाद भी उसका कोई निशान नहीं था। लेकिन इसी बीच मुझे उस शमशान घाट से कुछ ही दूरी पर
एक चमकती हुई चीज़ दिखी और उस चमकती हुई चीज़ को देखते ही मैं जल्दी जल्दी जब उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो एक लकड़ी थी जिसके ऊपर कुछ डायमंड जैसा लगा हुआ था। तत्काल उस लकड़ी को लेकर मैं शमशान घाट के दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि माया का वो भ्रम टूट चुका था और इसी दौरान उस लकड़ी की सहायता से मैं वहां से बाहर निकल गया और किसी तरह डरते कांपते मैं अपने घर तक पहुंचा। घर पर पहुंचकर मैंने पूरी घटना के बारे में बताया तो मेरे घर वाले भी पूरी तरह से एकदम से सहम गए। लेकिन मेरे चाचा जी ने बताया कि दरअसल उस शमशान घाट के अंदर ही मेरे पिताजी को दफनाया गया था जहाँ पर उनकी आत्मा भटकती है। वो इतने अच्छे थे कि लोगों की मदद करना तो उनकी एक आदत पड़ गई थी और शायद उस दिन उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। कहते हैं वो गन्ने का जूस वाला जो उस सड़क के पास काम करता था उसे मारकर उस शमशान के अंदर दफनाया गया था और कुछ लोगों की अनबन होने की वजह से एक गरीब आदमी को बहुत बुरी तरह दर्दनाक मौत दी गई और फिर उसे उसी शमशान घाट में दफनाया गया जिस वजह से उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला। आज वो गन्ने के जूस वाला उन सभी को मारने की कोशिश करता है जो रात में उसके करीब से गुजरते हैं। किस्मत वाले लोग ही वहां से बचकर निकल पाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।